हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था। अब देखिए, सिंपली सब लोग क्या याद कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया। तो आप लोगों को पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है वो अस्तित्व में तो 26 जनवरी 1950 को ही आ गया था। लेकिन इसका उद्घाटन कब किया गया था, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो वो होगा हम लोगों का क्या, 28 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा, मैंने जो ऑप्शन भी लिए हैं वो सारे ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और सारे पॉइंट को नोट कीजिएगा। 26 जनवरी 1950 को हम लोगों का क्या हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, वो अस्तित्व में आया था। 28 जनवरी को क्या हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान हमारा अंगीकृत हुआ था। और इस दिन हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ब्रिटिशों यानी कि अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था। अब मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आप लोगों को पता है, चाहे वो अशोक के अभिलेख से आ जाए, चाहे अंग्रेजों से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन पूछा जरूर जाता है, ध्यान रखिएगा। और अलीनगर ये संधि भी बहुत पूछी जाती है। तो ये अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी। एक तरफ थे ब्रिटिश और दूसरी तरफ कौन थे, सिराजुद्दौला थे। अब आप लोगों को पता होगा, थोड़ा हम लोग जान लेते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर यही हो जाएगा। अलवर्दी खां, आप लोगों को पता होगा कि अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद ही सिराजुद्दौला क्या बने थे, तो बंगाल के नवाब बने थे। और आप लोगों को पता होगा कि 20 जून 1756 में, क्या 20 जून 1756 में क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया था, 14/18 के एक कमरे में, 14/18 के एक कमरे में इन्होंने 124 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। 14/18 के एक कमरे में 124 अंग्रेजों को बंद कर दिया था 20 जून को। किस तिथि को, 20 जून 1756 को। और जब अगले सुबह उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उसमें केवल 23 अंग्रेज ही जीवित थे, बाकी सारे मर गए थे। इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1756, ध्यान रखिएगा, 20 जून 1756 में हुई थी। और जब ये घटना हुई थी तब उस समय क्लाइव थे, आप लोगों को पता होगा, क्लाइव थे, अंग्रेज का नेतृत्व कर रहे थे। तो इससे क्लाइव बहुत क्रोधित हो गए थे। तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में ये अलीनगर की फिर संधि हुई थी। और उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि 23 जून 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, ध्यान रखिएगा। एक तो ब्लैक होल से ही पूछा जाएगा, 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई थी, केवल 23 व्यक्ति ही यानी 23 अंग्रेज ही उसमें जीवित बचे थे। और दूसरा तो प्लासी के युद्ध से बहुत ही पूछा जाता है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 में। एक तरफ सिराजुद्दौला थे और दूसरी तरफ कौन थे, अंग्रेज थे। और मीर जाफर, आप लोगों को पता होगा मीर जाफर और मीर कासिम के बारे में। मीर जाफर, आप लोगों को पता होगा कि सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद कौन बने थे, तो मीर जाफर ही बने थे। सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर, और ये अंग्रेजों से मिल गए थे। और जब यानी सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है तब मीर जाफर बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, कार्नवालिस को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तीनों ऑप्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैनिंग से क्वेश्चन क्या आता है, कैनिंग से क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। आप लोगों को पता होगा क्या, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति होने के बाद जब ये समाप्त हुई तो 1858 में क्या हुआ, ब्रिटिश रूल खत्म कर दिया गया और भारत में शासन किसे सौंप दिया गया, तो ब्रिटिश ताज को। उस समय गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय नियुक्त होने लगे। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे, तो कैनिंग बने थे, क्योंकि ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। और जब ब्रिटिश रूल समाप्त हुआ भारत में और ब्रिटिश ताज आ गया, तो प्रथम वायसराय कौन बना दिए गए, कैनिंग ही बना दिए गए थे। और डलहौजी, आप लोगों को पता होगा कि डलहौजी की हड़प नीति बहुत पूछा जाता है कि हड़प नीति किसने चलाई थी, तो डलहौजी ने चलाई थी, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद में है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद में है। पहला तो ये पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सा ये अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा 101वां। क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, 101वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 101। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 289 ए में या आ में, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 124 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का गठन है 124 में। अब जीएसटी परिषद की बात आ गई तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 279 ए में है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101वां है। और दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जीएसटी परिषद के हेड या अध्यक्ष कौन होते हैं। जीएसटी परिषद के हेड कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री प्रदेश सभापति जो होते हैं उस समय, वही जीएसटी परिषद के क्या होते हैं, हेड। और इस समय कौन है, निर्मला सीतारमण, नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है। तो संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, केवल सुप्रीम कोर्ट, केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास, केवल उच्च न्यायालय के पास, या संसद के पास। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। अब व्याख्या करने का मतलब क्या है, जैसे किसी बात पर विवाद करता है, कोई अनुच्छेद है और उसके कई अर्थ निकल रहे हैं, तो जो उसकी सही व्याख्या है वो किसकी मान्य होगी, सर्वोच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, कहाँ स्थापित है। शेरशाह सूरी से आता है कि इसे शेर खां की उपाधि भी दी गई थी, फरीद खां इसका बचपन का नाम था। और दूसरा आप लोगों को पता होगा जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था, जो कि बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में है। कहाँ पर है, सासाराम में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या है, भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। अब देखिएगा कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाता है, कई बार चौड़ाई पहले दे दिया जाता है और लंबाई बाद में, और सभी लोग क्या रट लेते हैं, 3:2, बस वही आंसर दे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब लंबाई और चौड़ाई का पूछे तो 3:2, और जब चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, 2:3 सही हो जाएगा। अब आप लोग एक आंसर दीजिए कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है अगला, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। अब यहाँ पर मैंने जितने ऑप्शन लिए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों के एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तब राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी बांध। और टिहरी बांध किस नदी के ऊपर है, टिहरी बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग क्या, भागीरथी। बहुत पूछा जाता है, भागीरथी। भारत का क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो क्या आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध किस नदी के ऊपर है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महानदी। क्या हो जाएगा, महानदी। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध तो भाखड़ा नागल बांध है, किस नदी के ऊपर है, सतलुज नदी। और वहीं बात कर ले कि नागा अर्जुन बांध किस नदी के ऊपर है, तो कृष्णा नदी। ये चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शक संवत। क्वेश्चन क्या है, शक संवत कब शुरू हुआ था, शक संवत कब शुरू हुआ था, तो 78 एडी। एडी मतलब ईस्वी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और एडनो क्राइस्ट, यानी कि इसे एडी पढ़ा जाता है, यानी कि ईस्वी, और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट पीछे का होता है। तो 78 एडी में शुरुआत किया गया था शक संवत का। और किस शासक ने शुरू किया था, तो कनिष्क। आप लोगों को पता होगा कि बौद्ध संमति हुई थी जिसमें अजातशत्रु, कालाशोक और कनिष्क ये इसमें अध्यक्ष थे, यानी कि उस समय के सम्राट थे। तो कनिष्क आप लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस है। तो शक संवत कब शुरू हुआ था, 78 एडी में हुआ था। किस शासक
ने शुरू किया था? कनिष्क ने। और ये ऑप्शन बी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या शुरुआत हुई थी इसकी? तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 BC बिफोर क्राइस्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय सीमा बनाते हैं? कितने राज्य समुद्र तटीय सीमा बनाते हैं? अब आप लोग जानते होंगे ये भारत का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी मैप है। तो भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय रेखा बनाते हैं? तो आप लोग क्या ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। ये है भारत का दक्षिणी मैप। एक तो हो गया गुजरात। गुजरात के बाद आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद क्या होगा? कर्नाटक, गोवा, केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए कितने राज्य हो गए? गुजरात एक हो गया, यानी कि टोटल 9 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु और क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7 और एक आप लोगों का ये उड़ीसा भी हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने हैं? 9 है। और यहीं से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन एक यहाँ से पश्चिम बंगाल भी एक हो जाएगा इसमें, तो 9 हो जाएंगे, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तटीय रेखा बनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 4। कौन कौन से हैं? 4 देखिएगा, यहाँ अंडमान निकोबार हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा, दादर नागर हवेली। तो 4 है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज्य पूछे तो 9 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 4 हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 19 से 22 में किसका अधिकार दिया गया है? कौन सा मौलिक अधिकार है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 19 में क्या दिया गया है? अभिव्यक्ति यानी कि भाषण की स्वतंत्रता दी गई है 19 में। ध्यान रखिएगा, ये सारे अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे या दूसरे प्रैक्टिस में। अगला क्वेश्चन देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 23 से 24 में। 25 से 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन ए हम लोगों का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? देखिए, मौलिक अधिकार के प्रावधानों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और यहाँ से जो बहुत पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक तो यहाँ से और क्या लिया गया है? प्रेसिडेंट के महाभियोग को लिया गया है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? ये भी कहाँ से ली गई है? यूएसए से। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको उनके पद से हटाने की विधि भी कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है। तो बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को अगर पता होगा कि इम्पीचमेंट कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, तो आप लोग आसानी से उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल किस तरह होता है? राष्ट्रपति की तरह ही होता है। और राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। वैसे तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रियम्बल, प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन जब ऐसे दे दिया जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किसे कहा है, तब आप लोग आंसर क्या दे देंगे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 50 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद आर्टिकल 50 में किसका वर्णन किया गया है? तो 50 ध्यान रखिएगा, 50-50 मतलब क्या होता है? 50-50 कर देना मतलब बांट देना। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलगाव, सेपरेट की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से पढ़िएगा, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए? और वहीं पर ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि मूल संविधान, जब मूल संविधान दे दिया जाएगा तब आप लोग ध्यान रखिएगा आंसर कितना दे देंगे? 7। जब मूल संविधान करके पूछेगा तब आंसर आप लोग क्या देंगे? तब आंसर देंगे 7। लेकिन ऐसे पूछे कि संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, तब आप लोग क्या आंसर देंगे? आंसर क्या देंगे आप लोग? आंसर देंगे 6।
संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 32। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और ये रिट जारी क्या होता है? आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी याचिका दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? 5 रिट जारी करेगा और आपके मौलिक अधिकारों को दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन देखिए, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट, न्यूटन, प्रकाश वर्ष या पास्कल? वाट राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। न्यूटन बल का मात्रक होता है और डिस्टेंस दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो ये चारों यूनिट ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट है। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? ह्यूनसांग, फायान, मेगास्थनीज या इनमें से कोई नहीं? तो ये हम लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये आप लोगों का होमवर्क, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का होमवर्क रहेगा। तो इसका आंसर भी आप लोग किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में। तो आज मैंने आप लोगों को केवल 3 क्वेश्चन दिया है कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। एक क्वेश्चन ये हो गया कि भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था। दूसरा क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। और ऊपर भी एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? क्वेश्चन क्या है कि किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो क्या होगा राइट आंसर? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या विष्णुगुप्त? आप लोगों को पता होगा गुप्त वंश के कई शासक थे, उसमें से ऑप्शन में है कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या विष्णुगुप्त। तो आप लोगों को पता होगा कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। और आप लोगों को पता होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को ही एंशियंट हिस्ट्री का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है, कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन आ गया है कि प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? तो गुप्त वंश को, यानी कि गुप्त काल था उसको कहा जाता है प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग। और पूछ लिया जाए किसके शासनकाल को, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखिएगा। तो इनसे कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी? तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन आए कि स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा गुप्त वंश को कहा जाता है। और अब हम लोग देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के शासक। अब यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से हम आप लोगों को सारे गुप्त वंश के जितने शासक थे उनका नाम याद दिला देंगे। संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, उसको भी आप लोगों को अच्छी तरह से याद आ जाएगा। और ध्यान रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखिए कि अकबर, आप लोगों को पता होगा हुमायूं के पुत्र थे अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके शासनकाल में कौन रहते थे? नवरत्न। तो यहाँ से कई क्वेश्चन हो गया होगा, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए सारे पॉइंट को, फिर याद कर लीजिएगा क्योंकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान रखिएगा गुप्त वंश के शासक, एक ट्रिक के माध्यम से सारे शासक को याद कर लीजिए। ट्रिक क्या है देखिए, सोच सोच के कस के भागा विष्णुगुप्त। ट्रिक क्या है? सोच सोच के कस के भागा विष्णुगुप्त। अब कैसे याद रखेंगे देखिए, याद कैसे रखना है। सो से हो जाएगा श्रीगुप्त, चा से चंद्रगुप्त प्रथम, सा से समुद्रगुप्त, चा से चंद्रगुप्त द्वितीय, का से कुमारगुप्त, सा से स्कंदगुप्त, भा से भानुगुप्त और विष्णुगुप्त लास्ट में हो ही गया। तो ये थे गुप्त वंश के शासक। ट्रिक क्या है? सोच सोच के कस के भागा, ये है ट्रिक। सा से हो जाएगा श्रीगुप्त, चा से चंद्रगुप्त प्रथम, सा से समुद्रगुप्त, चा से चंद्रगुप्त द्वितीय और इसे हटा दीजिए, का से हो जाएगा कुमारगुप्त, आ से हो जाएगा स्कंदगुप्त, फिर इसे हटा दीजिए, भा से भानुगुप्त और विष्णुगुप्त हो ही गया। विष्णुगुप्त कौन थे? अंतिम शासक थे। और श्रीगुप्त कौन थे? संस्थापक। ये दोनों पॉइंट पूछा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। और अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। तो ये सारे क्वेश्चन गुप्त वंश के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी? तो नाम ध्यान रखिएगा कौन?
राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अब गुप्त वंश के जो और क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ आप लोग देख लीजिए। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो रूप्यक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रूप्यक। यहीं से एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस वंश का ये प्रतीत होता है कि उनकी संगीत के प्रति रुचि थी। तो आप लोगों को पता होगा कि गुप्त वंश था, क्योंकि समुद्रगुप्त जो थे, आप लोगों को पता होगा एक सिक्के में उन्हें बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो कई बार क्वेश्चन आया है, नीचे हम लोग क्वेश्चन लेंगे। हरिसेठ किसके दरबारी कवि थे। क्वेश्चन क्या है, हरिसेठ किसके दरबारी कवि थे। तो आप लोगों को पता होगा किसके थे, समुद्रगुप्त के थे। हरिसेठ किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के थे। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत के नेपोलियन। किसने कहा है, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। हरिसेठ किसके दरबारी कवि थे, तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त के थे। और समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और हरिसेठ के बारे में ध्यान रखिए कि हरिसेठ ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा है, हरिसेठ ने लिखा है। किसने लिखा है, हरिसेठ ने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर गुप्त वंश के जो मैंने जितने क्वेश्चन लिया था वो सारे समाप्त हो गए। एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन करा देती हूँ, ध्यान से देखिए, सुनिए। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन क्या लिया था कि गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरा क्वेश्चन ये था कि चंद्रगुप्त, यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या था, गुप्त वंश के सोने के सिक्कों को या गुप्त वंश के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो रूप्यक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रूप्यक। तीसरा क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन था, विष्णुगुप्त था। कौन था, विष्णुगुप्त। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला रहेगा कि हरिसेठ किसके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त के। और हरिसेठ ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था, तो विंसेंट स्मिथ। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वेटिकन सिटी में स्थित है। अब देखिए यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि पूछा तो गया ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और ट्रिक से ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा, BMN और क्या ध्यान रखेंगे, BMNT। V से वेटिकन, M से मोनाको, N से नोरू और T से तुषारू। ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये विश्व के सबसे छोटे देश हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। कौन सा है, वेटिकन सिटी। कई बार क्वेश्चन आया है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, वेटिकन सिटी। उसके बाद मोनाको है, फिर नौरू है, फिर तुषारू। क्योंकि ये क्षेत्रफल के आधार से मैं बता रही हूँ कि क्षेत्रफल के आधार से सबसे छोटा देश विश्व का कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। उसके बाद मोनाको, फिर नौरू, फिर तुषारू। क्योंकि सबसे बड़ा तो सब लोग याद कर लेते हैं, रूस है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। लेकिन सबसे छोटा भी ध्यान रखिएगा आप लोग, वेटिकन। मैंने चारों बता दिया है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे बड़ा के लिए आप लोगों को ट्रिक पता होगा, RCC BUAI AKS। तो उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, रूस सबसे पहले है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा भारत का, आप लोग ध्यान रखिएगा भारत क्षेत्रफल के आधार से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत विश्व का किस नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है। अब द्वीप से भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, मैं मैप के आधार पर थोड़ा बता देती हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा लंबे समय तक ये याद रहेगा। ये भारत का दक्षिणी मैप है, आप लोगों को पता होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस राज्य में है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर है उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा में आप लोग नोट कर लीजिएगा, व्हीलर द्वीप, पाराद्वीप। व्हीलर द्वीप, पाराद्वीप कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु की हम लोग बात कर ले, यहाँ पर पहले आंध्र प्रदेश अगर आप लोग याद करना चाहें तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप नामक है। श्रीहरिकोटा नामक द्वीप कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु पर आप लोग यहाँ देखेंगे तो कौन सा है हम लोगों का, पंबन द्वीप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पंबन द्वीप कहाँ है, यहाँ पर तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। और व्हीलर द्वीप, पाराद्वीप कहाँ है, उड़ीसा में। और यहाँ पर महाराष्ट्र में
कौन सा है? सालासीर द्वीप है। कौन सा है? सालासीर द्वीप। और यहाँ लक्षद्वीप है ही अंडमान निकोबार में, आप लोगों को पता ही है। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में कौन कौन सा? व्हीलर द्वीप और पारादीप। और महाराष्ट्र में कौन सा है? मैंने बताया सालासीर द्वीप। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? टमाटर लाल क्यों होता है? आंवले में कसेलापन क्यों होता है? खीरा के कड़वापन क्यों होता है? तो ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैप्साइसिन के कारण होता है। मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन के कारण। मिर्च का रंग लाल क्यों होता है? तो कैप्साइसिन। रंग के लिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कैप्साइसिन। कुकुरबिटेसिन ये क्या होता है? ये खीरे का कड़वापन। खीरे का कड़वापन किसके कारण होता है? वो कुकुरबिटेसिन के कारण। और बात कर ले आंवले का कसेलापन क्यों होता है? वो टैनिन के कारण। मैंने जो ऑप्शन लिए हैं वो बहुत सोच कर लिए हैं, आप लोग सारे पॉइंट को नोट करिएगा। आंवले का कसेलापन टैनिन के कारण, खीरे का कड़वापन कुकुरबिटेसिन के कारण, मिर्च का रंग लाल क्यों होता है? कैप्साइसिन के कारण। मिर्च में तीखापन क्यों होता है? कैप्साइसिन के कारण। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्या है? किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? आप लोगों को पता होगा इसमें क्या होती है, ये गला सूज जाता है, मोटा हो जाता है, ये गला सूजन आ जाती है उसमें, तो ये होता है घेंघा रोग। किसके कारण होता है? तो आयोडीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण होता है। बात कर ले एनीमिया की, सॉरी ये बात कर ले आयरन की, तो इसके कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ नीचे मैंने पॉइंट में लिखे भी है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए गांधी जी के पास चलते हैं। गांधी जी से जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ देख लीजिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? अब गांधी जी ने, आप लोगों को पता होगा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, खेड़ा आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो डेली प्रैक्टिस सेट में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अब पहले यहाँ देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो कब लौटे थे, क्या ध्यान रखेंगे अब लोग? 9 जनवरी 1915 को लौटे। और 9 जनवरी को इसी कारण क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। कई बार क्वेश्चन आया है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। अब देखिए, इनके लौटने के बाद 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। पूछा जाता है कि गांधी जी ने भारत में आकर पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। और 1918 में क्या हुआ था? खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, दोनों में हुआ था। कई बार क्वेश्चन आया है कि भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जतिन दास जी की हुई थी। किसकी हो गई थी? जतिन दास जी की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई थी, भूख के कारण। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी से मैंने जो क्वेश्चन लिया कि अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहला सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। इतना क्वेश्चन आप लोग आज यहाँ ध्यान रखेंगे गांधी जी से। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी ध्यान रख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला, प्रथम पुरुष, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो प्रथम वाले होते। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला सीएम कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जी थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी थी। और सुचेता कृपलानी पहली महिला सीएम थी। सुचेता कृपलानी क्या थी? पहली महिला सीएम थी। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत में कितने राष्ट्रपति अब तक हुए हैं, उसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए एक ट्रिक है, लेकिन उसको हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे सारे राष्ट्रपति एक ट्रिक में आप लोगों को याद होने वाले हैं। लेकिन आज आप लोग ध्यान रखिए कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम
जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कई बार क्वेश्चन आया है भारत के और कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार बन चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला सीएम सुचेता कृपलानी, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी। और वहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन और प्रथम से बनता है, जैसे कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री वो इंदिरा गांधी जी थी। प्रथम महिला आईपीएस आप लोगों को पता होगा कौन है, किरण बेदी जी। प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन है, अन्ना राजम मल्होत्रा। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए कतर की राजधानी क्या है, कतर की राजधानी क्या है, राजधानी से आप लोगों को पता होगा एक क्वेश्चन बनता है। तो कतर की राजधानी क्या है, कतर की राजधानी है दोहा। क्या है कतर की राजधानी, दोहा। और पेरिस आप लोगों को पता होगा, अभी फ्रांस में ओलंपिक हुआ था तो वो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो ये राजधानी से क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, कतर की राजधानी क्या है, दोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, और आप लोग न्यूजीलैंड के बैंकॉक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है और इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। और आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी कर सकता है। 5 रिट जारी करके वो क्या करता है, हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करता है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो किस आर्टिकल के तहत आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं, तो वो है आर्टिकल 32। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनटचेबिलिटी यानी कि किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अनुच्छेद 17 से, तो ये अनटचेबिलिटी रूल से है, छूत के अंत से। इसका मतलब है आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 14 से 18 के बीच समता एवं समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें 14 में क्या है, कानून के समझ समानता। आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में यही है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छूआछूत का अंत। और 18 में उपाधियों का अंत। तो ये 14 से 18 तक क्या है, 14 से 18 के बीच क्या है, तो ध्यान रखिएगा समता एवं समानता का अधिकार है। देखिए हमारे संविधान में, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पूछा जाए मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो आप लोग आंसर 7 ही दीजिएगा, 6 मत दे दीजिएगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे ध्यान रखेंगे। देखिए 4 बिल्कुल समान है ना, तो समान नागरिक संहिता पूछे तो आप लोग क्या आंसर दे देंगे, अनुच्छेद 44। देखिए 4 बिल्कुल सेम दिख रहा है ना, तो समान से क्या हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। 40 में पंचायत का उल्लेख है, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का उल्लेख है, और 50 से क्या ध्यान रखेंगे, 50-50 यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की अलगाव यानी कि सेपरेट की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मैंने वही बताया कि अनुच्छेद 51 में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, DPSP आप लोगों को पता होगा, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में इसका वर्णन है। और आज का ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्या है, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो इंद्रप्रस्थ। अब यहाँ से देख लीजिए, जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सबसे उत्तरी कौन सा महाजनपद था, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो उत्तरी था वो था जम्मू कश्मीर में, वो था कौन था, वो था कंबोज। सबसे दक्षिणी की बात कर ले तो वो था असमक, जो कि था आंध्र प्रदेश में। सबसे पूर्वी की बात कर ले तो ध्यान रखिएगा कि वो था अंग, जो कि बिहार में था। और सबसे ये पश्चिमी की बात कर ले तो वो था मत्स्य, जो कि राजस्थान में था। महाजनपद केवल कितने थे, तो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे, कौन कौन से थे, तो आप लोगों को पता होगा कि मगध, अंगवज, काशी कौशल, कौन था,
मगध, अंग, वज, काशी, कौशल, मल्लवत्स, कुर, पांचाल, सूरसेन, चंदी, मत्स्य, अस्मक, काम्बोज, गंधार। ये 16 महाजनपद थे। और इनका सबसे पहले इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ध्यान रखिएगा कि जो बौद्ध ग्रंथ था, जो जैन ग्रंथ था, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, वहीं से मिलता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये ध्यान रखिएगा, ये इससे क्वेश्चन बनता है। स्टैटिक का क्वेश्चन है, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। क्वेश्चन क्या है, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। तो आप लोगों को पता होगा कि उगादि कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के कुछ आप लोगों को पता होगा फेमस फेस्टिवल, कुछ प्रमुख उत्सव हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से उगादि जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उगादि आप लोगों को पता होगा कि तमिलनाडु और कर्नाटक में भी मनाया जाता है। इसे दक्षिण का नववर्ष कहा जाता है। दक्षिण में जो राज्य हैं उनका नववर्ष किसे कहा जाता है, उगादि को ही कहा जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तीनों राज्य का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उगादि इन तीनों राज्यों में मनाया जाता है। एक कर्नाटक हो गया, एक तमिलनाडु हो गया और एक आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही साथ आप लोग ये ध्यान रखिए कि आंध्र प्रदेश में और कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दुर्गाम्मा विशाखा बहुत पूछा जाता है। दुर्गाम्मा विशाखा कहाँ का है, ये भी आंध्र प्रदेश का है। दुर्गाम्मा विशाखा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और लुम्बिनी भी आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ का है, ये भी आंध्र प्रदेश का ही उत्सव है। दूसरा क्वेश्चन भी स्टैटिक का है। क्या आप लोगों को पता होगा, सबसे ज़्यादा वेटेज कोई भी जीके रिलेटेड एग्जाम हो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक से ही पूछा जाता है। तो देखिए दूसरा क्या है जो कि बहुत ही पूछा जाता है कि पद्मा सुब्रमण्यम। क्वेश्चन क्या है, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस क्लासिकल डांस से है। आप लोगों को पता होगा कि क्लासिकल डांस कितने हैं, 8 क्लासिकल डांस हैं। उसमें से पूछा जा रहा है कि पद्मा सुब्रमण्यम जी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो क्या कहेंगे आप लोग, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। तो पद्मा सुब्रमण्यम जी किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से संबंधित है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। अब भरतनाट्यम से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इनमें कई नृत्यकार, कई कलाकार हैं। जैसे आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, बैजंती माला। क्या ध्यान रखेंगे नाम आप लोग, मैं जो बोलती हूँ उसको भी नोट कर लीजिए करिए। क्या, तो भरतनाट्यम में कौन है, बैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती। नाम ध्यान रखिएगा, टी बाला सरस्वती, बैजंती माला, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये सारे नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और यामिनी कृष्णमूर्ति जी का भी, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। और आप लोगों को पता होगा 2024 में उनकी डेथ हो गई है। आ पैशन ऑफ डांस उनका ऑटोबायोग्राफी है, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से वो संबंधित है। और बाकी के देखिए यहाँ 4 क्लासिकल डांस दिए गए हैं। कथकली केरल का है, ओडिसी ओडिशा का है, कथक राजस्थान प्लस यूपी का है, और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। 4 यहाँ हो गए, 4 हम लोग नीचे के ऑप्शन में मिलेगा तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन इन सारे पॉइंटों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टैटिक का है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि मंदिर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। पूछा जा रहा है खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे। तो कई बार ये पूछेगा कि किस राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे, कई बार ये क्वेश्चन आएगा कि कहाँ स्थित है खजुराहो के मंदिर, कहाँ स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहले खजुराहो का मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और किस डायनेस्टी, किस साम्राज्य, किस वंश के राजा ने इसे बनवाया था, तो चंदेल वंश। क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, चंदेल वंश ने इसे बनवाया था। खजुराहो मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पूछा जाता है कि उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, लिंगराज मंदिर। इससे क्वेश्चन बहुत आ जाता है, पूछा जाता है कई बार कहाँ का है, तो ध्यान रखिएगा लिंगराज मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है, असम गुवाहाटी। तो ये सारे क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया देश में। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मंदिर से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो लावड़ी तमाशा कहाँ का है, बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा, महाराष्ट्र।
कहाँ का है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में आप लोग देख रहे होंगे कि हार लिखा है ना, तो ऐसे ध्यान रखिए, कोई कह रहा है कि मेरे लिए हार लाओ नहीं तो मैं क्या करूँगी, तमाशा कर दूंगी। तो हार से क्या ध्यान रखिएगा, हार लाओ, लाओ से लावड़ी, नहीं तो क्या कर दूंगी, तमाशा। तो लावड़ी और तमाशा कहाँ का किस राज्य का नृत्य है, फोक डांस है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। धनगिरी गजा ये भी वहीं का है, ध्यान रखिएगा। डेली के प्रैक्टिस सेट में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारे को कवर कर लेंगे। कोष्का सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले पूछा जाता है क्या, क्वेश्चन पूछा जाता है कोष्का की खोज किसने की थी? कोष्का की खोज किसने की थी? बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो कोष्का की खोज किसने की थी? आप लोग ध्यान रखेंगे किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में की थी कोष्का की खोज, लेकिन इन्होंने मृत कोष्का की खोज की थी। कोष्का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। हम लोगों का आंसर ऑप्शन ए है। स्लाइडन एवं स्वान ने क्या किया था? कोष्का सिद्धांत दिया था। फंक ने किसकी खोज की थी? विटामिन की खोज की थी। फंक ने किसकी खोज की थी? विटामिन की खोज की थी। अब विटामिन से क्वेश्चन ऐसा कोई पेपर नहीं रहता अक्सर जहाँ विटामिन से क्वेश्चन ना आए। और विटामिन आप लोगों को पता होगा, ए बी सी डी ई और के, ए बी सी डी डी ई के। अब इसका पूछा जाता है क्या, रासायनिक नाम। अब रेटिनाल आप लोगों को पता होगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल है। और बी का क्या है? थायमीन। विटामिन ए का रेटिनाल और विटामिन बी का थायमीन है। विटामिन ए, अब आप लोगों को पता होगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, हड्डियां कमज़ोर पड़ती हैं। ऐसे ये सारे आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ADE जो है वो ADE के बात करें तो ये वसा में घुलनशील है, और बी और सी किस में घुलनशील है? तो पानी में। तो विटामिन के क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। और बात कर ले इसके रासायनिक नाम को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो आप लोग एक ट्रिक से इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्या ट्रिक याद करेंगे आप लोग? रथ पर टॉफी है, रथ पर टॉफी है। इतनी ट्रिक से आप लोग सारे रासायनिक नाम ध्यान रख पाएंगे। देखिए, र से आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? र से रेटिनाल, था से थायमीन, और पर इसे आप लोग हटा दीजिएगा। टा से बात करें तो देखिए, रथ पर यहाँ हम लोगों का एक छूट गया, रथ पर एक टॉफी है। तो र से रेटिनाल, था से थायमीन, ए से स्कर्बिक, के से कैल्सिफोरॉल, टा से टोकोफेराल, फिर से फ्लोक्विनोन। तो पहला यहाँ पर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर के। तो विटामिन ए का रेटिनाल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का स्कर्बी, विटामिन सी का क्या हो जाएगा? कैल्सिफोरॉल। विटामिन, यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा, नीचे में आप लोगों को इसको खाली पेज में सिंपल तरीके से बताऊंगी। पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोलिथ का प्रयोग प्रारंभिक मानव द्वारा किया जाता था। तो माइक्रोलिथ का प्रयोग पत्थर के औजार के लिए किया जाता था, आप लोगों को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी लोग किस नाम से बुलाते थे? तो किस नाम से बुलाते थे? आप लोगों को पता होगा, बिपाशा के नाम से बुलाते थे। सॉरी, किस नाम से बुलाते थे? सिंधु नदी को हिंदोस। क्या कहते थे वो लोग? हिंदोस कहते थे। ऑप्शन भी हम लोगों का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सिंधु नदी को वो लोग क्या कहते थे? हिंदोस। उन लोगों के अंग्रेजी की जो वर्णमाला थी उसमें एस अक्षर को वो लोग क्या पढ़ते थे? हा पढ़ते थे, उनमें एस अक्षर नहीं था, तो इसलिए वो लोग क्या कहते थे? हिंदोस। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? तो 1498 में कब की थी? कब? 1498 में। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, 1498। और वहीं पूछे कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 ईस्वी में किसने की थी? कोलंबस। हालांकि वो निकले थे भारत की खोज के लिए, लेकिन वो भारत न पहुँच गए थे कहाँ? अमेरिका। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की 1492, भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498।
वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक बहुत ही फेमस है, किसकी है? तो किसकी है वेटिंग फॉर अ वीजा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की है। और मूक नायक पुस्तक भी इन्हीं की है, मूक नायक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, जनसंख्या भूगोल निम्नलिखित में से किसकी एक शाखा है? जनसंख्या भूगोल निम्नलिखित में से किसकी एक शाखा है? तो मानव भूगोल की है। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की ही एक शाखा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या? मरकरी और वीनस, मरकरी और वीनस, बुध और शुक्र के कोई भी चंद्रमा या कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? शनि। तो शनि ग्रह के, सॉरी शुक्र, ऑप्शन बी हम लोगों को देखिए, मरकरी और वीनस, यानी कि बुध और शुक्र ग्रह कोई भी नहीं है, तो शुक्र यहाँ पर ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में। और किस टीम ने जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। अब नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को पता ही होगा कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अरुण और आंचल, अरुण और आंचल, आंचल ने अरुण से क्या कहा? मेरी जिंदगी से तेरा नाम क्या हो गया? दफा हो गया। तो नाम दफा आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे? कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। पन्ना नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है, कहाँ का है? तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? पन्ना नेशनल पार्क कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था? कई बार मैंने इसको आप लोगों को बताया है, तो आप लोग इसका आंसर कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। कहाँ देखें? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो आँख के अग्रभाग जो पारदर्शी होता है उसे कार्निया कहा जाता है। और यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नेत्र का कौन सा भाग, जो लोग कहते हैं कि आँख दान कर, उसने आँख दान किया है, नेत्र दान किया है, ध्यान रखिएगा वो कार्निया ही दान किया जाता है। क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में, वर्ष 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? तो क्या है राइट आंसर? रविन्द्रनाथ टैगोर। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या हो जाता है? गलत। नई दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, द गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण जी हैं, आर के नारायण। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे। सौरभ गांगुली जी की पुस्तक का ऑटोबायोग्राफी क्या नाम है? आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। मिल्खा सिंह की बात करें, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द रेस ऑफ माई लाइफ। बात करें हम लोग क्या, युवराज सिंह की, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। बात करें सानिया मिर्जा जी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? एस अगेंस्ट आर्ट्स। क्या है? एस अगेंस्ट आर्ट्स। उसके बाद हम लोग बात करें तो इतनी पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। सचिन तेंदुलकर, अपलेइंग, क्या, सौरभ गांगुली जी की द रेस ऑफ माई लाइफ, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। बात करें मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट आर्ट्स। आगे हम लोग देखेंगे बिहू। बिहू, बिहू कहाँ का है? बिहू कहाँ का है? असम का। आसाम बहू आई, यहाँ कैसे ध्यान रखेंगे? आसाम बिहू आई। उसमें क्या, उसने क्या किया? नाक में दम कर दिया। तो मी द मीफी बहुत पूछा जाता है कहाँ का है, तो ध्यान रखिएगा। आसाम बहू आई, उन्होंने क्या किया? नाक में दम कर दिया। तो बिहू और मेदम मेफी। और दहिंग पटकाई भी असम का ही है, और दहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी असम में है, ये भी ध्यान रखिएगा। मनुष्य का सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट, दोनों आंसर ठीक है। और 310 केल्विन, उपयुक्त सभी अलग अलग यूनिट में दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट, 300 के केल्विन, दोनों ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो लास्ट पर हम लोगों ने देखा था विटामिन, हम लोग देख रहे थे विटामिन। तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंग ने की थी, पहला क्वेश्चन तो यही ध्यान रखिएगा। विटामिन बी और सी की बात करें तो ये क्या है? ये पानी में घुलनशील है। कैसे ध्यान रखिएगा? बी सी से ध्यान रखिएगा, भैंस, बी सी से भैंस, तो भैंस गई पानी में, तो बी सी से हो जाएगा ये पानी में घुलनशील है। और बात करें ए डी ई के, ए डी ए के, ये किस में घुलनशील है? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ए डी के किस में घुलनशील है? तो ये वसा में घुलनशील है। अब बात कर ले हम लोग, क्या हम लोग बात कर रहे थे इसके रासायनिक नाम की। तो मैंने ट्रिक आप लोगों को क्या बताई थी? रथ पर एक टॉफी है। ट्रिक क्या थी? रथ पर एक टॉफी है। तो र से आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? के से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, एफ से फ्लोक्विनोन। तो देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्या? रेटिनॉल। और विटामिन बी का क्या हो जाएगा? थायमिन। और विटामिन डी का आप लोग सी अभी छोड़ दीजिएगा, ध्यान नहीं आ रहा है। के का क्या हो जाएगा? कैल्सी, ए बी सी। और डी का क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। ई से क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। और के का क्या हो जाएगा? फ्लोक्विनोन। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।